हेलो गाइस, मैं हूं जीविशा और जीविशा क्लासेस पर आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है वो पार्ट 7 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट की थी, ये 2017 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, उसका ये 7th पार्ट है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। पंजाब जीके से रिलेटेड भी सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है और जिसके 3 पार्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा पार्ट 7 और देखते हैं हमारे आने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। पार्ट 7 के बारे में पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। ये पार्ट 7 है, ये हमारी सीरीज़ है पॉलिटिकल साइंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हम कर रहे हैं और ये 2017 का है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 21 है उससे जो है वो एम्बिट कौन सी चीज़ें कर रही हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। राइट टू शेल्टर, राइट टू गुड रोड्स, राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू प्योर ड्रिंकिंग। क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा? 10 सेकेंड आपके पास है, देखते हैं फिर आंसर इसका। क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या राइट टू शेल्टर, राइट टू गुड रोड्स, राइट टू रेपुटेशन या प्योर ड्रिंकिंग? ये चारों के चारों जो हैं वो आर्टिकल 21 के अंडर जो है वो एम्बिट किए जाते हैं। राइट टू शेल्टर, राइट टू गुड रोड्स, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू प्योर ड्रिंकिंग, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड सो और भी बहुत कुछ जो है राइट टू लाइफ के अंदर जो है वो कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिफ्लेक्ट द एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ हमें केसेस दे रखे हैं और इन्होंने पूछा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया गया है वो इनमें से किस में से लिया गया है। 4 ऑप्शंस हैं। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ओके, फिर देखते हैं 10 सेकेंड के बाद कौन सा आंसर हो सकता है हमारा। अगर देखा जाए तो ये चारों के चारों ही जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कैसे इम्पॉर्टेंट है? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में क्या कुछ बोला गया था? जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रखा गया था। नेक्स्ट हमारा केशव नंदा भारती केस है जिसमें सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ द पावर्स टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज अ बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट रखा गया है। तीसरे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में भी कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट था। ओके, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फिर से जुडिशियल रिव्यू को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया गया और हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना और लिमिटेड पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट की पावर्स है उसको लिमिटेड किया गया। ओके, तो ये सारे जो हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है उसको उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो ये केसेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। व्हेन वेयर द रूल्स रिगार्डिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज मेड इन इंडिया। अब पहली बात ये
पार्लियामेंट्री कमेटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ और दूसरी होती हैं एड हॉक कमेटीज़। तो इसका आंसर देख देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 3 1989। बट अब स्टैंडिंग कमेटीज़ कौन सी होती हैं और एड हॉक कमेटीज़ कौन सी होती हैं? स्टैंडिंग कमेटीज़ कौन सी होती हैं? जो परमानेंट होती हैं, ओके। और जो एड हॉक कमेटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? एक्चुअली जो स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट हैं तो वो कौन सी होंगी? टेम्पररी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Which of the following state has a seat reserved on the basis of religion in the legislative assembly? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर रिजर्व्ड की गई है सीट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एंड क्या होगा इसका आंसर? 20 सेकंड में देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ओके। इन 4 ऑप्शंस में से गोवा, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन 4 सिक्किम। तो सिक्किम वो स्टेट है जहां पर रिलीजन के बेस पर सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड की गई हैं सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ पर 4 पेयर्स दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से जो करेक्टली मैच्ड हैं वो कौन से हैं, यानी नॉट करेक्टली पूछा गया है और हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है इसमें, ओके। 4 ऑप्शंस हैं। रोलिंग प्लान, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, 20 पॉइंट प्रोग्राम, कांग्रेस गवर्नमेंट। ऑप्शन 3 है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NDA-1 गवर्नमेंट एंड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो UPA-1 गवर्नमेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखते हैं 20 सेकेंड में। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इन चारों में से? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 यानी रोलिंग प्लान नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ओके। क्यों है? क्योंकि रोलिंग प्लान नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि जनता गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया था, ओके। तो यानी ये रोलिंग प्लान इसके साथ मैच नहीं करता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ओके। करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है अगर यहाँ पर जनता पार्टी गवर्नमेंट होता, ओके। यानी बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो हमारे सही हैं, ठीक है। यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम कांग्रेस गवर्नमेंट का है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये NDA-1 का है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो UPA-1 का गवर्नमेंट का है, ओके। तो यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सरकारिया कमीशन। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर सरकारिया कमीशन से कौन सा मेंबर इनमें से नहीं है, ठीक है, ऑन द स्टेट सेंटर रिलेशंस में। यानी कि जो सरकारिया कमीशन ऑब्वियसली ये सेंटर स्टेट रिलेशंस पर बनाया गया था। इसके जो 4 ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। जस्टिस RS सरकारिया, GV रामकृष्णा, B शिवारमन और ऑप्शन 4 है डॉक्टर SR सेन। क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा? 10 सेकेंड में देखते हैं।
हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 जीवी रामकृष्णा। यानी जो ऑप्शन 2 है यानी जीवी रामकृष्णा इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन द स्टेट सेंटर रिलेशंस। ओके, यानी बाकी जितने भी हैं जस्टिस आर एस सरकारिया, बी शिवारमन और डॉक्टर एस आर सेन, यानी ये जितने भी हमारे दे रखे हैं वो सरकारिया कमीशन के मेंबर थे, लेकिन जी वी रामकृष्ण जो हैं वो हमारे सरकारिया कमीशन के मेंबर नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Since when the Election Commission of India has become a 3-member body? इन्होंने पूछा है कि यहाँ पर 3 मेंबर जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन की वो कब बनी? तो 4 ऑप्शंस हैं, जैसे 1989, 1990, 1993, 2001। क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 1993। ठीक है, इसमें हमें 3 मेंबर जो है वो कर दिया गया। 1950 में से 1 मेंबर था, 89 में से 3 मेंबर फिर से कर दिया गया, फिर 90 में इसको फिर 1 मेंबर कर दिया गया और 93 में इसको फिर से 3 मेंबर जो है वो कर दिया गया, यानी 1+2। ओके, तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3 1993। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको 3 मेंबर बॉडी जो है वो 1993 में किया गया। ओके, इलेक्शन कमीशन बॉडी जो है वो 324 आर्टिकल के अंडर जो है वो कवर की जाती है, आर्टिकल 324 से 326 के अंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अरेंज द फॉलोइंग पीजेंट्स मूवमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, जो हमें कुछ पीजेंट्स मूवमेंट्स दे रखी हैं, हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, देख लेते हैं। तेभागा, चंपारण, सिंगूर और बरदौली। क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट ऑप्शन? किस क्रोनोलॉजी में आने चाहिए ये देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम तभी कर सकते हैं जब हमें इनकी टाइमलाइंस पता हो। तो सबसे पहले देखते हैं तेभागा। तो तेभागा की टाइमलाइन क्या है? 1946 से 1947। एंड सेकेंड है चंपारण, ये कहाँ पर हुआ था? बिहार में और 1917 में। ओके, तीसरा देख लेते हैं सिंगूर, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2008 में। ओके, और फोर्थ है बरदौली, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। ओके, अब देखो इनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे क्रोनोलॉजिकल तरीके से कर लेते हैं। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा बरदौली यानी 1928। ओके, एंड सेकंड कौन सा आएगा? सेकंड आएगा चंपारण 1917। और तीसरा कौन सा आएगा? तेभागा यानी कि 1946 to 47। एंड फिर आएगा हमारा लास्ट वन इज सिंगूर यानी 2008। तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बी ए सी, यानी पहले क्या आएगा हमारा? बरदौली, फिर चंपारण, फिर तेभागा और फिर आएगा सिंगूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज द प्रोसीजर ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच? कौन सी हो सकती हैं जो इकोलॉजिकल अप्रोच की जो प्रोसीजर हो सकती है? इनमें से 4 अप्रोचेज में से तो अप्रोचेज पढ़ लेते हैं। एक है क्लासिकल अप्रोच, फिर है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, एंड देन सिस्टम अप्रोच एंड द बिहेवियरल अप्रोच। क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन हमारा? 10 सेकेंड देखते हैं। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? हमारा करेक्ट ऑप्शन है सिस्टम अप्रोच, ऑप्शन 3। ओके, यानी जो इकोलॉजिकल अप्रोच है उसका प्रोसीजर क्या है? उसका सिस्टम अप्रोच जो है वो प्रोसीजर है, यानी इकोलॉजिकल अप्रोच को हम सिस्टम अप्रोच से जो है वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
ये हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं और उनके सामने कुछ थिंकर्स हैं। ये मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है। ओके, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, पहले हम थ्योरीज पढ़ लेते हैं, यानी कि क्लासिकल थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी है और पब्लिक चॉइस थ्योरी है। ओके, और यहाँ पर कुछ थिंकर्स हैं जैसे एल्टन मैओ, हेनरी फेयोल, वी ऑर्स्ट्रॉम और हर्बर्ट साइमन। देखते हैं इनको मैच करते हैं, कैसे मैच करेंगे। देखो, क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी के साथ किसको जाना चाहिए। चलो पहले ह्यूमन रिलेशन थ्योरी देख लेते हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, उसका रिलेशन किससे है, एल्टन मैओ से। डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, उसका रिलेशन किससे है, हर्बर्ट साइमन से। पब्लिक चॉइस थ्योरी है जो उसका रिलेशन किसके साथ है, वी ऑर्स्ट्रॉम के साथ। और क्लासिकल थ्योरी है जो इसका रिलेशन किसके साथ है, हेनरी फेयोल के साथ। तो क्या होना चाहिए हमारा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। देखते हैं हम करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी आंसर है हमारा वही क्लासिकल थ्योरी के साथ हमारे जाएंगे हेनरी फेयोल, और ह्यूमन रिलेशन के साथ जाएंगे एल्टन मैओ, डिसीजन मेकिंग साथ हर्बर्ट साइमन एंड द पब्लिक चॉइस थ्योरी के साथ वी ऑर्स्ट्रॉम। ओके, इनकी बुक्स के नाम क्या हो सकते हैं, बुक्स के नाम क्या है इनकी। एल्टन मैओ की बुक का नाम क्या है, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फेयोल की बुक का नाम क्या है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ स्टेट। ऑर्स्ट्रॉम की बुक का नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। हर्बर्ट साइमन की बुक्स का नाम क्या है, द प्रोवर्ब्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द फेमस बुक ऑफ हर्बर्ट साइमन इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ स्पेसिफाइड 6 क्वालिटीज of an administrator, manager and a physical, mental, moral, general education, special knowledge and experience। ये किसने ये बात कही गई है कि इसमें 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किसमें, एक एडमिनिस्ट्रेटर में या मैनेजर में। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, मोरल, एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये किसने बोला है, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, फेयोल, गुलिक, उर्विक या फॉलेट। तो 6 प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है वो फेयोल ने दिया है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर में होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 यानी फेयोल। ओके, तो देख लेते हैं, यस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 यानी फेयोल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 6 क्वालिटीज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की बताई गई हैं। क्या क्या होनी चाहिए उसमें, मेंटल, मोरल, एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो सब होना चाहिए। मतलब एक मैनेजर के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 6 क्वालिटीज़ जो हैं वो फेयोल ने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑक्सिलरी एजेंसी। इनमें से कौन सी है जो ऑक्सिलरी एजेंसी का एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ होम, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब आपको समझ ही आ रहा होगा कि ऑक्सिलरी एजेंसी की बात बोली गई है, फिर भी करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हम हमारा इन अ 10 सेकेंड। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो एक करेक्ट एग्जाम्पल है ऑक्सिलरी एजेंसी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द RTI एक्ट। अब इनमें से कौन सा जो है वो RTI एक्ट के अंदर जो है वो नहीं इंक्लूड किया जाता, यानी एक्सक्लूड रखा गया है। कौन से एक्ट हैं देख लेते हैं, कौन से एजेंसीज़ हैं वो देख लेते हैं। जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ,
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो कौन से जो हमारे एजेंसीज हैं जो RTI एक्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाते, कौन से हो सकते हैं? 10 सेकेंड यू हैव, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI। क्या हम CBI की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम RTI के अंदर रख सकते हैं? आप लॉजिकली भी सोच लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की रख सकते हैं? नहीं, वो तो वैसे ही हमारी सीक्रेट एजेंसी है। ओके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये CRPF जो है उसकी भी हम जो इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं कर सकते हैं। तो यानी जितने भी रखे गए हैं ये तीन, यानी CBI, रॉ एंड CRPF, इनको जो है वो RTI के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, यानी RTI के अंदर हम किनको ले सकते हैं? PMO को, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ले सकते हैं। ओके, यानी A, B, C जो है वो हमारे तीनों आंसर करेक्ट बैठ जाते हैं। ओके, यानी CBI, रॉ एंड CRPF जो है उनको हम RTI के अंदर एक्सक्लूड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Which of the following commissions and committees recommended that the financial year should be from January 1 to December 31? कौन सी जो कमेटीज़ हैं या कमीशंस हैं वो रेकमेंड करती हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी 1 से दिसंबर 31 होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर नाउ अब क्यों कौन सा जो टेन्योर है फाइनेंशियल ईयर का वो देखा जाता है? अप्रैल 1 से मार्च 31 तक। ओके, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। LK झा कमेटी, सरकारिया कमीशन, 6th पे कमीशन या 2nd एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आप भी ट्राई कीजिए। 10 सेकेंड यू हैव। क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, LK झा कमेटी। ओके, यानी LK झा कमेटी ने ये फाइनेंशियल ईयर जो है उसका टेन्योर ये बताया था जनवरी 1 से दिसंबर 31। ओके, यस, ओके, आंसर 1 यानी LK झा कमेटी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सरकारिया कमीशन तो वैसे भी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनी थी। ओके, इसलिए वैसे ही एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है, 6th पे एंड 2nd एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कुछ और बातें हैं, लेकिन LK झा कमेटी ने जो है वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ से यहाँ तक बताया गया है, यानी जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रीपेयर्स फ्यूचर रिक्रूट्स फॉर द पब्लिक सर्विस? कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, इनमें से कौन सी टाइप जो है वो फ्यूचर रिक्रूट्स के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए जो है वो कौन सी ट्रेनिंग ऑफ टाइप जो है वो होनी चाहिए? तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। इनफॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग, प्री एंट्री ट्रेनिंग या पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। अब यहाँ पर पूछा गया है फ्यूचर रिक्रूट्स फॉर द पब्लिक सर्विस, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? 10 सेकेंड यू हैव टू आंसर। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। ओके, यानी प्री एंट्री ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए जब हम फ्यूचर रिक्रूट्स के लिए या पब्लिक सर्विस के लिए फ्यूचर रिक्रूट्स जो हैं वो उसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? Which of the following statements are correct about the Central Vigilance Commission? ओके, तो इनमें से जो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में है? 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। इट वॉज अ सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सांथन कमेटी। It was a statutory body. It is a multi-member commission. It
एक्सरसाइज सुप्रीडेंस ओवर द वर्किंग ऑफ द CBI। तो इनमें से क्या जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A, B, C और D, यानी जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि इट वाज सेट अप under the recommendation of the Santhanam committee. It was a statutory body, multi-member commission and the superintendence over the working of the CBI. ओके, ये जितनी भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं इसके लिए। ओके, यानी A, B, C, D जो चारों ऑप्शंस हैं वो इसके लिए करेक्ट बैठ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा असर्शन रीजन पर है। ओके, असर्शन क्या दे रखा है? द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। और रीजन दे रखा है इसका, इट इज़ इन फ्यूचर ऑफ ऑब्लिगेटरी पेमेंट। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? 20 सेकेंड यू हैव। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका? करेक्ट ऑप्शन है assertion A and R both are true and R is a correct explanation of A, यानी कि जो रीज़न है वो assertion का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following combination game theory utilize to analysis strategic interaction among decision makers? तो इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? गेम थ्योरी को, जो स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन जो है वो डिसीजन मेकर्स के लिए जो माना जाता है। ओके, तो चार ऑप्शंस हैं, मैथमेटिक्स एंड रीजन, reason and logic, logic and rationality and mathematics and logic। कौन सा होना चाहिए आपके लिए कॉम्बिनेशन? 10 सेकेंड यू हैव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, यानी लॉजिक एंड रैशनैलिटी। वैसे भी हम ऐसे क्वेश्चंस में हम नेगेटिव एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स है जो दो ऑप्शंस में हैं, यानी ऑप्शन 1 एंड 4, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, यानी कि हम 50-50 में भी आंसर जो है वो कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर जो टैकल था वो यहाँ पर रीज़न और रैशनैलिटी का था। ओके, तो यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, यानी लॉजिक एंड रैशनैलिटी। यानी गेम थ्योरी के लिए जो स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन है जो डिसीजन मेकर्स में होता है वो क्या, जो वो कॉम्बिनेशन कौन सा है? लॉजिक एंड रैशनैलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है वीडियोस के लिए, न्यू कंटेंट के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, मैं हूँ जीविशा और जीविशा क्लासेस पर बने रहें। आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो और भी इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं। ओके, थैंक यू।